अज़ीज़ तलबा, उर्दू के आज के सबक में हम सबक की तैयारी के हवाले से बात करेंगे। सबक की तैयारी आप जानते हैं कि हिस्सा नसर से सबक में से MCQs भी आते हैं, मुख्तसर जवाबात में उसमें शामिल हैं, नसर पारे की तशरीह भी उसमें शामिल है और सबक का खुलासा भी उसमें शामिल है। तो सबक को हम कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि सबक की तैयारी कैसे है और फिर जो ख़ास फोकस है आज हमारा मुख्तसर जवाबात का, उसके नंबरों की तकसीम क्या है और सवालात किस हिस्से से कितने आते हैं, आज इसको भी हम देखेंगे। 10 नंबर का सवाल है ये, 5 सवाल जवाब मतलूब होते हैं, एक सवाल के 2 नंबर और इस तरह ये 10 नंबर का सवाल बनता है। मुख्तसर जवाबात हिस्सा नसर में से यानी कि जो असबाक हैं उसमें से 5 सवाल पूछे जाते हैं, हिस्सा नज़्म और गज़ल में से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह 8 सवाल में से 5 के जवाब हमें मतलूब होते हैं। इस तकसीम का फ़ायदा हमें ये है कि अगर हम हिस्सा नज़्म और गज़ल को तैयार कर लेते हैं तो 3 सवाल उसमें से लाजमी हैं और इसका फ़ायदा ये है कि इसके जवाब इंतहाई मुख्तसर तरीन होते हैं। अब देखें कि 3 अगर हम यहाँ से तैयार कर लेते हैं तो 2 हिस्सा नसर में से हमारे लिए बाकी रहते हैं। तो इस तरह नंबरों पर और डिवीजन के साथ तैयारी पर फोकस करके हम कम वक्त में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सबक को तैयार करने का तरीका कार क्या है? नंबर 1, सबक का बगौर मुताला करें। जब आप सबक पढ़ रहे हैं तो खूब अच्छी तरह उसको पढ़ें, जिसको कहते हैं ना चबा चबा के पढ़ना। आप बुलंद ख़ानी के साथ पढ़ेंगे तो आपका तलफ़ुज़ भी अदा हो जाएगा और हमारे MCQs में जो 2 नंबर के एराब हैं उसका मामला भी हमारा हल हो जाएगा। फिर सबक को पढ़ने के दौरान अल्फाज मानी को ज़रूर याद करें। आगे जाके हम इस पर बात करेंगे कि अल्फाज मानी हमारे सवाल का हिस्सा है और ये वो हिस्सा है कि जिसको कम लिख कर ज़्यादा और पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। अब सबक में जैसा कि आपको भी बताया कि खुलासा भी शामिल है, तो सबक को एक कहानी के अंदाज पर याद करें, एक स्टोरी के अंदाज पर आप याद करें। जैसे परिस्तान की शहज़ादी एक सबक है या नामदेव माली एक सबक है या इस्तिंबोल एक सबक है, आप उसको एज ए स्टोरी लें। जब आप 2-3 दफ़ा सबक को पढ़ के एज ए स्टोरी लेंगे तो वो सबक हमें खूब अच्छा याद हो जाएगा। और फिर सबक को पढ़ते वक्त अल्फाज मानी को अंडरलाइन करें, शॉर्ट क्वेश्चन को अंडरलाइन करें। इसी तरह जो MCQs हैं उसको साथ साथ आप मार्क करें। जब आप 1-2 दफ़ा सबक पढ़ने के बाद उसकी मश्क देखकर दोबारा सबक को पढ़ेंगे तो MCQs भी वाज़ेह हो जाएंगे, जवाबात भी वाज़ेह हो जाएंगे और ये चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रह जाएंगी। मशक को तरतीब के साथ तैयार करें। MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, मुख्तसर जवाबात और फिर उसमें जो बाकी चीज़ें हैं ग्रामर के एतबार से या एराब के एतबार से उसको इसी तरह तैयार करें, क्योंकि ज़्यादातर MCQs जो पूछे जाते हैं वो एक्सरसाइज में से ही पूछे जाते हैं। और चूँकि आज के सबक का हमारा फोकस है मुख्तसर जवाबात, तो मुख्तसर जवाब के हवाले से एक बड़ा ही अहम जुमला है कि जवाब जो है वो मुख्तसर, मुकम्मल मगर जामे होना चाहिए। क्योंकि 10th क्लास में मुख्तसर जवाबात को हल करने के लिए एक तो वक्त भी हमारे पास मुख्तसर है, क्योंकि इसमें मजमून भी शामिल है, हमने उसका भी ख्याल करना है। तो जितना जामे हम जवाब को बनाएंगे और जितना टू दी पॉइंट आंसर करेंगे हमारे लिए भी उतना ही बेहतर रहेगा और मार्किंग करने वाले के लिए भी उतना ही बेहतर रहेगा। अब इसी तरह हमारा एक पॉइंट था मुकम्मल पैटर्न के मुख्तसर जवाबात का पैटर्न क्या होना चाहिए। तो ये मुकम्मल पैटर्न आपके सामने है, इसको का बगौर जायज़ा लें कि इस अंदाज से हम इस सवाल को हल करेंगे। ऊपर सवाल नंबर लिखा, सवाल नंबर इसका बनता है 4, मुख्तसर जवाबात की हेडिंग दी और फिर इस तरह नंबरों की तरतीब के साथ पेपर में जो नंबर है
उसी नंबर को मेंशन करके हम उसका जवाब लिखेंगे और आखिर पर एंडिंग लाइन लगाएंगे ताकि पता रहे कि हमारा ये जवाब मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह हम मुमकिन अगलात को भी देखेंगे कि बच्चे जो है ना वो इसमें कुछ गलतियां कर जाते हैं। नंबर 1 सवाल नंबर, यानी कि मेन पर जो हमने सवाल नंबर लिखना है हम उसको मिला के लिख जाते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। वो चेकर को बताता है कि बच्चा इस तरह की गलतियां करेगा और इस तरह की गलतियां करने वाला कभी भी 100% मार्क्स नहीं ले सकेगा, जबकि हमारा टारगेट 100% मार्क्स है। फिर इसी तरह सवाल मुकम्मल लिखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं मुकम्मल सवाल लिख देते हैं कि जैसे मिर्ज़ा साहब के लिखने की वजह क्या थी, या मिर्ज़ा साहब के नावलों के नाम लिखें। इस तरह सवाल पूरा नहीं लिखेंगे, जैसा कि आपको नमूने से मैंने बताया कि सिर्फ उसकी हेडिंग बनाएंगे। फिर इसी तरह कुछ बच्चे सीन लिख के सवाल लिखते हैं, फिर जीम लिख के जवाब नीचे लिखना शुरू करते हैं, या पूरा सवाल और जवाब लिखकर फिर नीचे लिखना शुरू करते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जस्ट आपने नंबरिंग करनी है, उसकी हेडिंग बनानी है और नीचे उसका आंसर लिख देना है। और फिर चूँकि जवाब 1-1.5 लाइन का है, इंतहाई मुख्तसर है, उसमें इमला और जुमला साजी का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। हुरूफ का ख़ास ख्याल रखेंगे, हुरूफ को मिलाकर ना लिखें, का की गलतियाँ ना करें, वाहिद की जगह जमा की बजाय वाहिद, या मुज़क्कर और मुअन्नस को आपस में खल्त अमल कर देना इंतहाई नामुनासिब है। इसी तरह कुछ बच्चे खाम जवाब को तूल दे देते हैं। तो जब मुख्तसर जवाबात हैं तो जवाब को तूल देना इंतहाई नामुनासिब है। बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर करें, आपका वक्त भी बचेगा और चेक करने वाले के लिए आसानी भी रहेगी। फिर इसी तरह कुछ बच्चे बचकाना अंदाज में जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पर पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का रवैया क्या था। अगर कोई बच्चा सिर्फ इतना सा आंसर कर दें कि उनसे उनका रवैया अच्छा नहीं था, तो किसी हद तक जवाब तो है, लेकिन 10th के बच्चे के लिए जवाब नहीं बनता। ये तो बचगाना अंदाज है ना, कि जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के नावलों के नाम बताएं तो ख्वाब हस्ती और यास्मीन। अब ये ठीक है, जवाब तो है, लेकिन ये उस कैलिबर का उस जवाब में वो जामियत नहीं पाई जा रही। तो बचगाना अंदाज से जवाब इंतहाई नामुनासिब होगा। फिर इसी तरह कुछ बच्चे ओवर राइटिंग करने की कोशिश करते हैं, हर पार्ट के बाद अंडरलाइनिंग की, डबल अंडरलाइनिंग की, टाइम भी ज़ाया करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन भी अजीब सी हो जाती है। तो ये इंतहाई नामुनासिब है। इस सवाल के 5 हिस्से हैं, यानी कि 8 सवालों में से 5 सवाल करने होते हैं। तो तमाम सवाल हल करने के बाद नीचे एंडिंग लाइन लगाएं, जैसा कि पहले आपको दिखा दिया गया है। इसी तरह मार्कर का इस्तेमाल, कुछ बच्चे अजीब अंदाज से मार्कर इस्तेमाल करते हैं। कुछ सवाल लिख देंगे मार्कर के साथ, या ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो सवाल पेन के साथ लिख के जवाब मार्कर के साथ लिखते हैं। तो मार्कर का प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए। याद रहे, उर्दू के पेपर में सबसे पहली लुक जो है, वो सबसे पहली लुक पैटर्न की है, प्रेजेंटेशन की है। जितनी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, जितनी उर्दू के पेपर की लुक अच्छी होगी, उतना ही हमारा इंप्रेशन अच्छा रहेगा।